नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है AMPCS। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इंडिया ईरान रिलेशन, जो कि GS पेपर 2 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि भारत और ईरान के जो संबंध हैं तो वो वर्तमान बदलते हुए परिदृश्य में किस प्रकार के हैं, क्या उनका महत्व है और उसमें चाबहार जो बंदरगाह है उसका क्या रणनीतिक महत्व है, क्या आर्थिक महत्व है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग उस डिस्कशन को, उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो GS पेपर 2 की प्लेलिस्ट के अंतर्गत वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें राइटर ने ज़्यादा फोकस किया है चाबहार बंदरगाह के आर्थिक महत्व पर। भारत के लिए क्या है चाबहार बंदरगाह का आर्थिक महत्व, यह टॉपिक GS पेपर 2 के इम्पोर्टेंस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारी एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं अथवा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, राइटर ये कह रहे हैं कि जो चाबहार बंदरगाह है जो कि भारत के निवेश द्वारा ईरान में निर्मित किया गया है, उस बंदरगाह से वैश्विक भू राजनीति में भारत को बढ़त मिलेगी और साथ ही भारत के विदेशी व्यापार और भारत में निवेश को बढ़ाया भी जा सकेगा। इसी को राइटर ने बहुत सारे बिंदुओं के माध्यम से डिस्कस किया है। उन बिंदुओं को हम यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ आप स्थिति देख सकते हैं, ये है ईरान और ईरान के पास ये है चाबहार बंदरगाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी इस पर लौट के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबहार का आर्थिक महत्व। देखिए, चाबहार का जो प्रबंधन है और वो परिचालन है उसके लिए भारत और ईरान के मध्य में समझौता हुआ है। ये जो समझौता है ये वैश्विक भू राजनीति में भारत को बढ़त दिलाएगा। कैसे बढ़त दिलाएगा अभी देखेंगे, लेकिन ये जो चाबहार बंदरगाह है यहाँ पर यह रेखांकित करना अत्यंत आवश्यक है कि ये पहला बंदरगाह है जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भी भारतीय नियंत्रण में है। अर्थात यहाँ केवल भारतीय सेना को या भारतीय व्यापारियों को मात्र व्यापार करने की या भारतीय सेना को मात्र तैनात होने की ही अनुमति नहीं है, अपितु इसका नियंत्रण ही भारत के पक्ष में है। देखिए, अब ये जो समझौता है चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन और परिचालन से संबंधित, ये कैसे भारत को भू राजनीति में बढ़त दिलाएगा, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, जो पाकिस्तान के व्यापारिक मार्ग हैं भारत के द्वारा जो अपना अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के लिए व्यापार किया जाता था वो पाकिस्तान के रास्ते से किया जाता था। ठीक है, बहुत सारे संघर्ष के समय, मनमुटाव के समय हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने उन मार्गों को बंद करके भारत को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो राइटर ये कह रहे हैं कि वैश्विक भू राजनीति में भारत को बढ़त कैसे मिलेगी कि पाकिस्तान के व्यापार मार्ग जो हैं जिनके माध्यम से अफ़गानिस्तान अथवा मध्य एशिया को व्यापार होता है उन पर निर्भरता कम होगी। साथ ही भारत व्यापार की नई ऊंचाइयों को छुएगा और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इससे विदेशी व्यापार और निवेश बढ़ाने में ये समझौता कारगर होगा। अब अगर राइटर इसकी इतिहास की बात कर रहे हैं कि 2002 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और ईरान के जो राष्ट्रपति थे सैयद मोहम्मद ख़ातमी, उन्होंने रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमति व्यक्त की थी। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि चीन के प्रभाव को रोका जाए और जैसे कि हमने ऊपर देखा, और पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश की जाए।
2016 में देखिए भारत और ईरान के मध्य अफ़गानिस्तान को साथ लेकर एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसमें भारत के निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ये जो निवेश किया गया था ये ईरान के ही चाबार बंदरगाह के बेहिस्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए किया गया था। 2019 में भारत को चाबहार बंदर के प्रयोग करने का अधिकार मिल गया, परंतु उसमें एक क्लॉज था कि प्रत्येक वर्ष भारत को इसका नवीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर आप देखो कि प्रत्येक वर्ष नवीकरण कराना जिस चीज़ का अनिवार्य है, तो उस ऐसे मामलों में स्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति या रणनीतिक नीति का प्रयोग के लिए भारत आश्वस्त नहीं हो सकता था। तो भारत सरकार ने बहुत कोशिशों के बाद अपनी कूटनीतिक सफलता से उस समझौते में एक ऐसा क्लॉज ऐड करा लिया कि जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि समझौते का जो नवीनीकरण है 10 वर्ष में कराना होगा। मतलब एक बार अगर समझौता हो गया तो 10 वर्ष में जो शर्तें हैं वो 10 वर्ष के अंतर्गत नहीं बदली जाएंगी, ना ही उस समझौते को रद्द किया जा सकेगा। इससे अब क्या होगा कि भारत सरकार दीर्घकालिक नीतियाँ निर्मित कर सकती है और क्रियान्वित कर सकती है। चाबहार में निवेश के माध्यम से अरब देशों को एक ये भी संदेश गया है कि जो भारत है ना, जो भारत देश है वो एक बदलता और बड़ा निवेशक देश भी है, और जो न केवल निवेशक है अपितु आधारिक संरचना का निर्माण करने में भी सक्षम है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज भारत का गया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक लाभ होने की जो उम्मीद है वो की जा सकती है। अब अगर हम चाबहार बंदरगाह का महत्व देखते हैं तो सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि भारत के प्रत्येक बंदरगाह से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है, चाहे वो कोच्चि बंदरगाह हो, चाहे वो मंगलोर बंदरगाह हो, चाहे वो मुंबई बंदरगाह हो, चाहे वो कांडला बंदरगाह हो। ठीक है, किसी भी बंदरगाह से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरी चीज़, इससे आगे मतलब चाबहार बंदरगाह से सड़क और रेलवे ट्रैक के माध्यम से कैस्पियन सागर होते हुए रूस एवं यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। अभी एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। आप देखिए यहाँ पर ये ईरान है, और ये देखिए ये यहाँ पर ईरान है, ये ईरान हो गया। ठीक है, यहाँ से ये चाबहार बंदरगाह हो गया। अब राइटर ये कह रहे हैं कि यहाँ रेल के माध्यम से या सड़क के माध्यम से कैस्पियन सागर होते हुए आप रूस में भी पहुँच सकते हो और यूरोप में भी पहुँच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, पहले देखिए क्या होता था कि भारत को यहाँ से होते हुए ये इस स्वेज नहर से होते हुए, ठीक है, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से होते हुए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से होते हुए जाना पड़ता था, है ना। तो इससे क्या होता था, रास्ता लंबा होता था, समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, भारत यहाँ से पहुँच सकता है। ठीक है, तो राइटर ने ये कहा है कि जो सड़क और रेलवे का प्रयोग करते हुए चाबहार बंदरगाह से कैस्पियन सागर होते हुए रूस और यूरोपीय देशों तक पहुंचने का एक विकल्प भारत को मिल चुका है। ईरान का जो देखिए प्रमुख शहर है तेहरान, वहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी इसे आसानी से जुड़ा जा सकता है। तो मध्य एशिया के जो लैंडलॉक देश हैं, है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के जो देश हैं, उनके लिए 7200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम मार्ग है। कौन सा? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और यहाँ तक अगर भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह पोर्ट से अपनी पहुंच सुनिश्चित कर रहा है, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं भारत को भी मिलेगा। चाबहार बंदरगाह का अगर हम व्यापार मार्ग देखें तो देखिए ये सिल्क रूट का विकल्प है, क्योंकि स्वेज नहर के मार्ग की तुलना में ये 40%
दूरी कम लेता है, जैसा कि हमने अभी मानचित्र के माध्यम से देखा। व्यापार में 15 दिन का कम समय लगेगा और 30% सस्ता होगा। तो इससे भारत को क्या होगा कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने की आशा रहेगी। मतलब जल्दी से जल्दी बाजार में भारत की वस्तुएं पहुंचेंगी, ठीक है, और समय कम लगेगा और सस्ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वे कीमतें भी सस्ती रहेंगी और विदेशी बाजार में वो बढ़िया प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में होंगी। अब इस क्षेत्र के जो देश हैं ना भाई, चाहे वो मध्य एशिया के हों या आगे यूरोप के हों या अरब कंट्रीज़ हों, उन देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में भी इसका योगदान रहेगा चाबहार बंदरगाह का। वो कैसे? क्योंकि भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अपनी व्यापार क्षमता में वृद्धि कर सकेगा। भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग खुलेंगे, है ना। नए व्यापारिक मार्ग खुलेंगे मतलब वो अफ़गानिस्तान में, ईरान में, अरब देशों में, यूरोप में, रूस में, मध्य एशिया में, हर जगह आयात भी कर सकेगा और निर्यात भी कर सकेगा। इससे क्या होगा कि भारत की जो आपूर्ति श्रृंखला है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। मध्य एशिया के संसाधन संपन्न जो नए बाजार हैं वहाँ तक भारत की पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी, है ना। अगर हम वर्तमान में देखें तो मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ व्यापार अनुपातिक रूप में बहुत कम होता है ना। लेकिन जब ये चाबहार बंदरगाह के लिए भारत और ईरान के मध्य में समझौता हो चुका है, तो भारत अब इसका पूरी तरह से प्रयोग करते हुए जो मध्य एशिया के संसाधन संपन्न नए बाजार हैं वहाँ तक अपनी पहुँच बना सकता है। देखिए अब अगर हम मध्य एशिया के देश की बात करें ना, तो जैसे तुर्कमेनिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, कजाकिस्तान में यूरेनियम के बहुत ज़्यादा भंडार हैं। तो यह क्षेत्र जो है जीवाश्म ईंधन के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकता है ना। कई महत्वपूर्ण खनिज और धातुओं की आवश्यकता पूरी हो सकती है। कहाँ? मध्य एशिया के देशों के माध्यम से। और क्योंकि अब ये बंदरगाह पूरी तरह से परिचालन स्थिति में आ चुका है, ईरान के साथ समझौता हो चुका है, तो भारत के लिए व्यापारिक मार्ग बन चुके हैं। तो अब क्या है कि उसके वजह से जो मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और भारत की ऊर्जा सुरक्षा कहीं ना कहीं सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत न केवल ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात कर सकेगा, अपितु भारत द्वारा भी जैसे दवा हैं, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद हैं, मांस, यांत्रिक और उपकरण, इंजीनियरिंग उत्पाद या फिर आईटी टेक्नोलॉजी के संबंध में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा, ठीक है। तो आयात और निर्यात दोनों को ही यहाँ से फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत होंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति में देश होंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे भारत के जो मित्र देश हैं वो हों, ठीक है। अब इस राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए चाबहार बंदरगाह भारत ने नियंत्रण में ले लिया है क्योंकि निवेश किया था और उसको विकसित किया था। अब ईरान का अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा है ना। तो अगर ईरान के साथ संबंध है और ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, ठीक है, तो इसके माध्यम से ईरान क्या कर सकता है कि रुपए में व्यापार के लिए सहमति दे सकता है। अगर रुपए में व्यापार के लिए ईरान सहमति दे देता है तो इससे ईरान को भी लाभ होगा और भारत की मुद्रा साख में वृद्धि होगी, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मुद्राएं जो हैं जैसे डॉलर हो या पाउंड हो, है ना, येन हो, उन मुद्राओं पर निर्भरता कम हो सकती है, ठीक है। ईरान को भी लाभ होगा और भारत द्वारा क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए वहाँ पर आवश्यक वस्तुएं और खाद्य संबंधी वस्तुएं ना पहुँचें, है ना, तो उनके लिए सामाजिक संघर्ष में वृद्धि हो सकती है और पड़ोसी कहीं ना कहीं उसकी आंच पड़ोसी देशों तक भी पहुँच सकती है। तो भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफ़गानिस्तान तक और अफ़गानिस्तान की ज़रूरतमंद जनता तक भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेगा, जिससे क्या होगा कि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहेगी, ठीक है। और क्षेत्रीय स्थिरता अगर बनी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं
भारत की एक तरफ जहां रणनीतिक महत्व को दिखाएगी, है ना, जहां भारत के सामरिक महत्व को दिखाएगी, वहीं भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी विश्व के समक्ष रख सकेगी। अब भारत और रूस व्यापार में भी वृद्धि संभव हो सकेगी, क्योंकि देखिए पहले ही रूस यूक्रेन जब युद्ध चल रहा था तो पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन भारत ने रूस से तेल का आयात करना जारी रखा और एक स्वतंत्र विदेश नीति के तहत भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस से तेल का आयात करने के लिए मना नहीं किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि भारत को 25 से 30 अरब डॉलर की एक तरह से बचत हुई और सस्ता तेल भारत ने मंगाया, है ना। तो पहले से ही हमारा रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध है और अब जब एक नया व्यापारिक मार्ग बन चुका है तो इससे भारत और रूस व्यापार में भी वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। भारत के जो सामरिक महत्व है वो बढ़ेगा और हिंद महासागर में उसके सामरिक प्रभाव में वृद्धि होगी, है ना। इससे जो भारत की भू राजनीतिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखेगी। और बदलते समय में देखिए आर्थिकी जो है ना राजनीति पर भारी है ना। तभी चीन ने क्या कहा है कि भारत को जो आर्थिक संबंध है उनको सबसे पहले उन पर बातचीत करनी चाहिए। हालांकि हमारे विदेश मंत्री और भारत सरकार ये स्पष्ट कह चुकी है कि जब तक सीमा पर जो पहले की तरह स्थिति थी वो सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक व्यापारिक संबंधों के लिए कोई नए कदम नहीं उठाए जाएंगे, है ना। तो अगर चाइना ये महसूस करता है कि भारत का उस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं चीन भी भारत के साथ कुछ समझौतों पर ये मान सकते हैं कि राजी हो सकता है। अब आगे की राह क्या है? इतना आर्थिक अगर महत्व है चाबहार बंदरगाह का तो भारत के लिए ये आवश्यक है कि वो मध्य एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए एक उपयुक्त लॉजिस्टिक नीति का निर्माण कर, है ना, उसको प्रोत्साहित करें, जिससे कि भारत और इन देशों के साथ जो आर्थिक संबंध है वो और मजबूत हो सकें। और राइटर ने भी ऊपर क्या बताया कि भाई वर्तमान समय में आर्थिकी राजनीति पर भारी है ना। तो अगर किसी देश के साथ राजनीतिक संबंध अच्छे भी नहीं है ना, या सामान्य आर्थिक राजनीतिक संबंध है, तो अगर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संबंध स्वयमेव स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो चाबहार बंदरगाह को राइटर कह रहे हैं कि ये भविष्य का प्रवेश द्वार है, जिससे कि भारत की आर्थिक क्षमताओं को बल और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मजबूत होगा और क्षेत्रीय समृद्धि एवं आर्थिक विकास के एक नए युग का प्रारंभ होगा। तो ये थे चाबहार के मुख्य आर्थिक महत्व, कुछ रणनीतिक महत्व भी राइटर ने बताए हैं। दोस्तों कुछ बिंदुएं ऐसे भी हैं जिनको हमने यहाँ नहीं लिया है ना, तो उसके लिए भारत ईरान रिलेशन का आप GS2 की प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं, जिससे कि भारत ईरान संबंध और चाबहार बंदरगाह के विषय में अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो चाबहार बंदरगाह है इसका मात्र केवल आर्थिक महत्व ही नहीं है, रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि इसके माध्यम से जो पाकिस्तान जो चीन समर्थित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है ना, और उस पर वहाँ चीन ने ग्वादर बंदरगाह बनाया है, तो जो जिससे कि भारत को घेरने की कोशिश थी, तो भारत चाबहार बंदरगाह द्वारा उस ग्वादर बंदरगाह की जो भी रणनीति थी चीन की ग्वादर बंदरगाह को लेकर, उस नीति को भारत प्रति संतुलित कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। जल्द ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण एक टॉपिक को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।